मैं अपनी आंखों में हैरानी लिए हुए अपनी दीदी की बातें सुन रही थी, जो अब मेरे सामने वो सच उजागर कर रही थी जिसने उसे पूरे गांव में बदनाम कर दिया था। मेरे माता पिता का बचपन में ही निधन हो गया था और मैंने अपना बचपन मेरी बड़ी बहन के घर में ही गुजारा। मेरी दीदी और जीजाजी दोनों ही काले थे और इसी तरह उनके सभी बच्चे भी गहरे रंग वाले थे। लेकिन सबसे आखिर में उनको एक बेटी हुई, लेकिन वो इस बच्ची को अपने बाकी बच्चों से ज़्यादा प्यार किया करते थे। इसके कपड़े भी बाकी बच्चों से अच्छे होते। मेरी बहन भी उससे उस तरह के काम नहीं करवाती थी जिस तरह हम सब करते थे। मैं अक्सर सोचती रहती थी कि ऐसा क्या है इस बच्ची में जो मेरी दीदी इसका इतना ख्याल रखती है। यहाँ तक कि अगर वो बच्ची मिट्टी में भी खेलती थी तो मेरी बहन उसे तुरंत गोद में उठा लेती थी और पूरे दिन उसे नहीं उतारती थी। मेरी दीदी अक्सर अपनी उस बच्ची को हवेली में भी लेकर जाती थी, जबकि वहाँ बाकी बच्चों को आने की इजाज़त नहीं थी। धीरे धीरे वो बच्ची भी बड़ी होती गई और मैं शादी करके अपने ससुराल चली गई। एक बार मैंने बड़ी अजीब सी बात देखी कि मेरी दीदी बिना किसी वजह के रोए जा रही थी, जैसे उसका अपना कोई मर गया हो। मैंने हजार बार पूछा, लेकिन उसने मुझे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उसका रोना मेरे मन में कई सवालों को खड़ा कर दिया था। इसी बीच मैंने एक और बात नोटिस की थी। अब दीदी अपनी उस बेटी से कुछ खपा खपा सी रहने लगी थी। कुछ दिन और बीत गए थे और एक दिन गांव में हंगामा मच गया था। मुझे पता चला कि मेरी बहन की वही बेटी घर से भाग गई है। सारा गांव छी तू कर रहा था। सब यही कह रहे थे कि जिस बच्ची को आज तक गर्व से पाला था वही आज मुंह काला करके भाग गई। जैसे ही ये खबर मेरे कानों तक पहुंची, वैसे ही मैं दौड़ी दौड़ी दीदी के घर पहुंच गई थी, जहां वो लगातार रो रही थी और सुहानी को याद कर रही थी। सुहानी उसी लड़की का नाम था। जीजाजी भी शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। लेकिन मैंने एक बात नोटिस की थी, मेरी बहन और जीजाजी दोनों के चेहरे पीले पड़ गए थे, जैसे कोई अजीब सी बात हो और वो उसे छिपाने की कोशिश कर रहे हो। दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बातें कर रहे थे और इस हरकत ने मुझे परेशान कर दिया था। मैं उसी दिन रात को पूछने का इरादा करके सारा दिन बस लोगों को आते जाते देख रही थी और फिर शाम के साए ढलने लगे और जैसे ही मैंने उनसे पूछना शुरू किया तो मेरे पति मुझे लेने आ गए थे। मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें अस्पताल लेकर जाना था। फिर मैं वहाँ से ये कहकर निकल गई कि मैं एक दो दिन में वापस आती हूँ, तब इस पे बात करेंगे। लेकिन किस्मत की करनी ऐसी हुई कि अगले ही दिन मेरी सास इस दुनिया से चल बसी और उनके अंतिम संस्कार और बाकी विधियों में 10-12 दिन लग गए। मेरी माँ जैसी सास का जाना दुख भरा था, तो उनके जाने के बाद मेरे कंधों पर कुछ ऐसी जिम्मेदारियां आ गई कि मैं बहन की सारी बातें भूल चुकी थी और मैं कुछ भी ना पूछ सकी। मेरी दीदी इन दिनों थोड़ी परेशान सी थी और मेरे जीजाजी भी अब बहुत शांत रहते थे और अक्सर वो दोनों रात को ही बाहर जाते थे। एक बार फिर मेरे मन में शक पैदा हो गया था। मुझे लग रहा था कि शायद मेरी दीदी कुछ गलत कर रही है या शायद उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे मेरा शक भी बढ़ता जा रहा था और फिर एक दिन सुहानी वापस आ गई, लेकिन वो अकेली नहीं थी। उसके साथ जो लड़का था उसे देखकर हम सब दंग रह गए। ये तो हमारे गांव की बड़ी हवेली के छोटे मालिक थे, जिन पर उस गांव की सारी लड़कियां मरती थी। उन्हें देखकर इस गांव की आधी लड़कियां रुक जाया करती थी। वो तो भला का खूबसूरत था, ऊंचा लंबा कद, गोरा चिट्टा, वो कई दिलों की धड़कन था। लेकिन एक बात तो हम सभी के लिए हैरान करने वाली थी। वो ये थी कि आखिर छोटे मालिक ने इस तरह भागकर शादी क्यों की थी। वो इतने बड़े परिवार से थे कि वो लोग अगर एक बार भी किसी से पूछते तो वो तुरंत अपनी बेटी दे देते। सुहानी को छोटे मालिक के साथ देखकर दीदी ने जैसा अपना सर पीट लिया था और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे सुहानी, तुमने ये क्या किया? तुझे पूरी दुनिया में यही मिला था क्या? दीदी जो पहली सुहानी को देखकर थोड़ी खुश हो गई थी, वो अब छोटे मालिक को देखकर अपनी हालत संभाल नहीं पा रही थी और इसी तरह दीदी रोते रोते जमीन पर गिर गई। उसके गिरते ही सुहानी आगे आई और दीदी को संभालना चाहा, लेकिन जीजाजी ने उसे मना कर दिया और उसे यहाँ से जाने के लिए कहा। पूरा गांव आंखें फाड़ के ये नज़ारा देख रहा था कि देखो सुहानी की हिम्मत और उसकी माँ
जिसने सारी जिंदगी जिस हवेली का नमक खाया, अब बेटी की उसी हवेली में शादी होने पर रो रही है। जीजाजी के कहने पर सुहानी रोते हुए घर से निकल गई। उसकी आंखों में कई आंसू थे, जिन पर एक पल के लिए मेरा भी दिल दुखी हो गया था। लेकिन फिर अगले ही पल मुझे मेरी दीदी की दयनीय हालत का ख्याल आया। दीदी को बहुत देर तक होश भी नहीं आया था। सूरज ढल के शाम होने जा रही थी, तभी दीदी की आंख खुली और उन्होंने पहला सवाल पूछा, सुहानी कहाँ है? अब की बार जवाब जीजाजी ने दिया था। उन्होंने बताया कि उन्होंने सुहानी को घर से निकाल दिया है। जिस पर दीदी ने शक भरी नज़रों से जीजाजी की ओर देखा और फिर से रोने लगी और लगातार यही बोले जा रही थी, हमसे गुनाह हो गया है सुहानी के पापा, हम लोग कुछ ना कर सके, हमसे गुनाह हो गया है, बल्कि ये गुनाह ही नहीं, हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। ऐसी ही बातें करते करते दीदी फिर से सो गई और मेरा दिमाग वहीं अटका था कि आखिर मेरी दीदी से ऐसा कौन सा गुनाह हुआ है जिस पर वो इस तरह से रो रही है। मैं उस रात अपने पति से परमिशन लेकर दीदी के घर ही रुक गई थी, ताकि अपनी दीदी से पूरी सच्चाई जान सकूं, क्योंकि मेरी छठी इंद्रियां कह रही थी कि मेरी दीदी सबसे कुछ न कुछ तो जरूर छुपा रही है। बहुत देर तक गाँव वाले आकर दीदी का हाल हवाल पूछते रहे और ज़्यादातर लोगों ने यही कहा कि लड़के का घर इतना बड़ा है, तुझे तो खुश होना चाहिए कि ऐसा दामाद मिल गया है, सारी दुनिया ऐसा दामाद चाहती है और तुम होगी नाराज हो रही हो। लोगों की ऐसी बातें सुनकर दीदी फिर से रोने लगती और अपना सिर पीट लेती। इसी वजह से मैंने उसके बाद किसी को भी घर में आने नहीं दिया। जो भी आता उसे मैं यही कहती कि दीदी सो रही है और दीदी के पास बैठकर अपने बचपन की और माँ पिताजी की बातें करती रहती। हम दोनों बहनें दिन भर खूब बातें करती रही। मैंने दीदी के पास बैठकर खाना बनाया। जब रात हुई तो दीदी सबसे पहले लेट गई और मैं उसे सोते हुए देखते रह गई। तभी रात का ना जाने कौन सा समय था जब मैंने देखा कि दीदी अपनी चारपाई से उठ रही है। मैं भी अपनी आंखें बंद करके लेटी रही। मैं बस ये देखना चाहती थी कि वो क्या कर रही है। दीदी को जब यकीन हो गया कि मैं सो गई हूँ तो वो मेरे कमरे में मौजूद एक बक्से के पास बैठ गई और अपने पल्लू से लगे चाबी से उसे खोल दिया। मुझे अचानक याद आया कि दीदी ने कभी ये बक्सा खोलने ही नहीं दिया था। मैं अब उठकर बैठ गई थी, लेकिन अब दीदी का ध्यान मेरी तरफ से हट चुका था। वो दूसरी ओर से बक्से से कुछ चीज़ें निकाल रही थी। मैं हमेशा सोचती थी कि दीदी अपने गहने इसी बक्से में रखती होगी, इसलिए उसे खोलती नहीं थी। और आज मुझे ये भी जानने की उत्सुकता थी, इसलिए मैं चुपचाप सब देख रही थी। दीदी एक एक करके सामान निकालने लगी थी और मैं उन चीज़ों को देखकर चौंक गई। सबसे पहले कुछ कपड़े थे जो एक बहुत ही छोटे से बच्चे के थे। उसके बाद कपड़ों का साइज बड़ा होता गया, वो सब लड़कियों के कपड़े थे। उसके बाद दीदी ने खिलौने निकालना शुरू कर दिए, कुछ प्लास्टिक के तो कुछ मिट्टी के थे। उसके बाद तस्वीरों की बारी आई। एक एक करके वहाँ ढेर सारी तस्वीरें हो गई थी। मैंने अपने दिमाग पर जोर डाला था तो देखा कि उनमें से कुछ कपड़े सुहानी के थे, जो बचपन से अब तक वो पहनती आ रही थी, और कुछ खिलौने भी उसी के थे। लेकिन बाकी के कपड़े और खिलौने तो मैंने सुहानी के पास कभी नहीं देखे थे। उसके बाद दीदी ने तस्वीरें देखना शुरू किया तो शुरू की तस्वीरें थी वो सुहानी की थी, लेकिन उसके बाद उनमें और एक तस्वीर जुड़ गई थी। मैं इतनी दूर नहीं बैठी थी कि उनका चेहरा ना देख सकूं, लेकिन फिर भी वो दूसरा चेहरा जो एक लड़की का था वो मेरी पहचान में नहीं आ रहा था। लेकिन उसकी शक्ल मेरी बहन और जीजाजी से काफ़ी मिल रही थी, और ख़ास बात ये थी कि उसका रंग भी सांवला सा था, जैसे दीदी के बाकी बच्चों का था। दीदी ने अपना दुपट्टा सामने ज़मीन पर रखा और एक एक करके सारा सामान उस पर रखना शुरू कर दिया था। साथ साथ चूमती जाती और फिर रोती जाती और फिर एक गठरी बना ली। इससे पहले कि वो उठती मैं तुरंत वापस लेट गई। मैं देखना चाहती थी दीदी कहाँ जाती है। उसने गठरी उठाई और आंगन पार कर गई, जिसमें सभी लोग चारपाई बिछाकर सो रहे थे। आंगन के बाहर जाकर दीदी ने वो गठरी जमीन पर रख दी और उस पर मिट्टी का तेल डाल दिया। इसके पहले वो सभी चीज़ों को आग लगा देती, मैं तुरंत आगे बढ़ी और उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे देखकर दीदी की हवाइयाँ उड़ चुकी थी। मैंने वो गठरी उठाई और दीदी को साथ लेकर अंदर आ गई। उसे चारपाई पर बैठाया और उसके हाथ में पानी का गिलास थमा दिया। दीदी अब सिर झुकाए बैठी थी, मानो जैसे उसका कोई राज पकड़ लिया गया हो।
मैंने उठकर एक बार फिर से बाहर देखा कि कहीं कोई जाग तो नहीं रहा है। और फिर जब मुझे तसल्ली हो गई कि सब लोग सो चुके हैं, तो मैंने अपनी बहन से वो सवाल किए जो काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैंने उसे बोल दिया कि मुझे कई दिनों से तुम अजीब सी लग रही हो, कभी एकदम से रोना तो कभी एकदम से चुप हो जाना, और अब पहले वाली उन सभी चीज़ों को देखना, उन्हें चूमना और फिर रोना और फिर आग लगाने के लिए ले जाना। मुझे ये सब ठीक नहीं लगा। मैंने उससे ये भी कहा कि तुम ये जो कुछ भी कर रही हो वो मुझे संदेहजनक लग रहा है। कुछ समय पहले सुहानी के लिए आपका रवैया कुछ और था, और अब उसके लिए इतना रोना धोना क्यों दीदी, क्यों? मेरी इस बात पर दीदी ने कहा कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, ये तो सब ऐसे ही हुआ है, ये सिर्फ मेरे दिमाग का पागलपन है। लेकिन मुझे उसके बात में बिल्कुल सच्चाई नहीं लग रही थी, और मैंने बात को एक बार फिर से दोहराया था, लेकिन उसने फिर से मना कर दिया। मैंने उसे काफ़ी कुछ कहा था कि शायद इस बच्ची के गोरे रंग की वजह से उसे कुछ नहीं कहती, जबकि बाकी काले बच्चों को उनकी थोड़ी सी ही गलती पर बहुत डांटा करती हो। इसका मतलब ये हुआ कि वो बाकी बच्चों से प्यार नहीं करती, या फिर शायद वो अपनी ही बेटी की खूबसूरती पर इतनी फिदा हो गई है, इसलिए वो ये सब कह रही है। इस इल्ज़ाम से उसकी आंखें नम हो गई थी, और फिर उसने मेरे सामने सच उगलना शुरू कर दिया और मुझे वो राज बताया जिसे वो आज तक दुनिया से छिपाते आई थी। उसने बोलना शुरू कर दिया था, और मेरा मुंह उसकी बातें पर खुलता गया था। 18 साल पहले मैं पेट से थी, और उन दिनों हम लोग बड़ी हवेली वालों के लिए उनकी हवेली में काम किया करते थे। तभी मालकिन के घर भी एक बच्चा पैदा होने वाला था। पहला बेटा 4 साल का था, जिसका नाम राजीव था। मुझे याद है, एक बार राजीव ने अपनी मालकिन से कहा था कि मुझे बहन चाहिए। उसका अंदाज इतना प्यारा था कि मुझे उस बच्चे पर प्यार आया, लेकिन मालकिन ये सुनकर रोने लगी और काफ़ी देर तक रोती रही। मैं सोचने लगी, क्या बड़े लोगों को भी अपनी बच्चियों की नसीब से डर लगता है, या शायद उन्हें बेटी नहीं चाहिए थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए थे, और फिर एक रात मुझे दर्द हुआ, और उस रात मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। उसी रात मालकिन के घर में भी एक बच्ची का जन्म हुआ। हर तरफ बधाइयों का शोर था, लेकिन मालिक और मालकिन के चेहरे पर मुझे चिंता के भाव दिखाई दे रहे थे, और मैं ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब क्यों। हम तो गरीब होकर भी बेटी के जन्म पर खुश होते हैं, लेकिन ये लोग तो बड़े अमीर हैं और पहली ही बेटी हुई है, तो फिर ये परेशानी क्यों? मैं मन ही मन मालकिन से बात करने का इरादा करके सो गई थी। ऐसे ही 2 दिन बीत गए थे। मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया तो मैं थोड़ी चकित हुई, लेकिन अपनी बेटी के साथ उनके कमरे में चली गई। मैं काफ़ी समय से यहाँ काम कर रही थी, लेकिन कभी मालकिन के कमरे में नहीं गई थी। आज जब मैंने वहाँ कदम रखा तो मेरी आंखें डबडबा गई थी। ऐसी शानो शौकत तो सिर्फ राजा महाराजाओं के घरों में होती होगी, जैसी वहाँ थी। तभी मेरी नज़र बिस्तर पर पड़ी, जहाँ किसी राजशाही के खजाने के सामान अनगिनत रत्न रखे हुए थे। जब मैंने वो देखा तो मैं एकदम से दंग रह गई और दूर खड़ी हो गई कि कहीं मुझ पर उनमें से कुछ चोरी होने का इल्ज़ाम न लग जाए। हालांकि मेरी नज़र अभी भी उसी सोने के ढेर पर थी, जिसकी रोशनी से मेरी आंखें चमक उठी थी। तभी मालकिन आगे बढ़ी और मुझे बैठने को कहा। मैं रुक गई और वहीं ज़मीन पर बैठ गई, लेकिन मालकिन ने मुझे कंधों से पकड़कर बिस्तर पर बैठा दिया और कहने लगी, राधा, तुम मुझे अपनी बच्ची दे दो, तुम अपनी बेटी मेरी गोद में डाल दो। खुदा की कसम, तुम्हें कभी भी इसकी तरफ से कोई भी मुश्किल नहीं होगी। ये बात सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए और मेरी नज़र मेरे गोद में मौजूद मेरी बच्ची पर पड़ी, जो उस वक्त अपना अंगूठा चूस रही थी। मैंने घबराते हुए कहा था कि मालकिन, आपकी तो खुद की एक बच्ची है, तो फिर मेरी इस काली कलूटी लड़की क्या ज़रूरत आ पड़ी है? ये बात सुनते ही मेरी मालकिन ऐसे रोने लगी थी मानो जैसे मैंने उनकी दुखती नस पर हाथ रख दिया हो। रोते हुए उन्होंने कहा, राधा, मजबूरियाँ किसी इंसान को नहीं देखती। उन्हें नहीं पता कि बेटियों को कैसे पाला जाता है। मालकिन की बात पर मुझे उनकी आंखों में डर नजर आया और मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। राधा, मेरी बेटी मुझसे ले लो और अपनी बेटी मुझे दे दो, मालकिन ने एक बार गिड़गिड़ाकर कहा था। अब इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, वो ही मेरे पैरों पर गिरी थी और मेरे पाँव पकड़ लिए थे। इतने बड़े महल की मालकिन को मेरे पैरों पर गिरता देख मैं हैरान रह गई थी।
मैंने तुरंत उन्हें उठाकर ऊपर बैठा दिया, लेकिन उन्हें कैसे दिलासा दे दूँ, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने कहना शुरू कर दिया, राधा, मैं तुम्हारी बेटी की शादी ऐसे शाही खानदान में करूँगी कि तुम्हारा सारा खानदान सुखी हो जाएगा। मैं तुम्हारे सभी लड़कों को विदेश भिजवा दूंगी। ये सब गहने भी तुम रख लो, बस अपनी बेटी के साथ मेरी बेटी बदल लो। मेरे मालकिन का मन इसी बात पर फिर टूट गया था। मैंने एक बार फिर से मालकिन को बताया कि मैं कैसे बिना वजह अपनी बेटी को दे दूँ और फिर बदल लूँ। मेरे पति कैसे मानेंगे? मेरी मजबूरी सुनकर उन्होंने मुझे बताना शुरू कर दिया। उनकी आवाज़ में एक दर्द था। जब उन्होंने अपने बात की शुरुआत की, राधा, मेरी ये नन्ही सी जान एक गुनाह की शिकार होने वाली है। एक रात मालिक और मैं एक शादी से लौट रहे थे। मौसम बहुत ख़राब था। ज़ोरदार बारिश हो रही थी, जिसके चलते पूरे रास्ते में कोहरा छाया हुआ था। गाड़ी की हेडलाइट जलाने के बावजूद भी आगे की ओर साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उस अंधेरे में पता नहीं कैसे एक बच्ची हमारी गाड़ी के आगे आ गई। वो इस गांव के एक ठाकुर की लड़की थी, जो ना जाने इतनी रात को वहाँ क्यों आई थी। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि मानो जैसे कोई अप्सरा हो। ठाकुर ने हमें पंचायत के सामने पेश किया था। वो लोग अपनी बेटी की हत्या को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन चूंकि ऐसा जानबूझकर नहीं किया गया था, इसलिए फांसी की जगह पंचायत ने एक अनोखी सज़ा सुना दी थी। वो ये थी कि जब हमारी सभी बेटियां 18 साल से बड़ी हो जाएंगी, तो उनमें से सबसे खूबसूरत बेटी को किए हुए गुनाह की सज़ा के रूप में ठाकुर परिवार को दे दिया जाएगा। वो लोग इस लड़की की शादी अपने किसी भी लड़के से करवा के उसे ले जाएंगे। आगे चलकर वो जो कुछ भी करेंगे वो उनकी मर्जी होगी, लेकिन बेटी वैसे ही खूबसूरत होनी चाहिए। बदसूरत बच्ची या फिर पैसे वो लोग नहीं लेंगे। और हमारी सिर्फ यही एक ही बेटी है, जो कि अभी से ही बहुत खूबसूरत है। तुम देख तो चुकी हो। ये कहते हुए उन्होंने अपनी बच्ची मेरे सामने की थी। वह ऐसी लग रही थी जैसे कोई चांद का टुकड़ा हो। तो इसका मतलब ये था कि इसे ही ठाकुर के घर जाना था। मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा था और मैं तुरंत समझ गई थी कि मालकिन क्यों सिर्फ मेरी ही बच्ची मांग रही है। मेरे इस बेटी का रंग भी बाकियों की तरह काला था। दूसरा, इसका चेहरा भी बहुत सामान्य था। मेरे सामने वो सब सुख सुविधा भी थी जो मुझे मालकिन देने का वादा किया था। मेरे बेटों का भविष्य और मेरी बेटी की ज़िंदगी सब मेरे नज़रों के सामने घूमने लगे थे, और मैं लड़कियां बदलने को तैयार हो गई। जिस पर मालकिन का चेहरा ऐसा खिला था जैसे किसी ने उसे ज़िंदगी का परवाना दे दिया हो। मालकिन ने मेरी झोली में बहुत सारे गहने डाल दिए और वहीं अपनी बच्ची को भी मेरी झोली में डाल दिया, और ना चाहते बच्ची को पकड़कर पटापट चूमा था। लेकिन वो बच्ची इतनी नाजुक गुड़िया जैसी थी कि मैं उसे देकर चूम भी ना सकी थी। मालकिन ने मुझसे कहा था कि मैं अक्सर इस बच्ची को लेकर आया करूं, और इस तरह वो अपनी बच्ची को भी देख लिया करेंगी। लेकिन हम बच्चियों को भी कभी ये नहीं बताएंगे कि वो कौन है। जब दोनों लड़कियां बड़ी हो जाएंगी और इनकी शादियां हो जाएंगी, तब हकीकत बता देंगे। मालकिन की इन बातों से भला मुझे क्या परेशानी हो सकती थी। मैंने भी तुरंत हाँ कह दिया और अपने पति को भी जैसे तैसे करके मना लिया। और इस तरह हमारे गरीब घर में एक राजकुमारी पल रही थी, और हमारी बेटी वहाँ महलों में जिंदगी जी रही थी। मैं अक्सर वहाँ जाकर उसे देखती और कभी कभी उसकी तस्वीरें और छोटे छोटे कपड़े छुपा कर ले आती थी। उन्हें देखकर मुझे लगता था कि यही मेरी बच्ची है। जैसा कि तय हुआ था, मैं सुहानी को भी महल में लेकर जाती थी। वो वहाँ जाकर राजीव के साथ खेलती रहती और मैं भी उसे खेलने देती, क्योंकि मुझे लगता था कि उन दोनों के बीच घनिष्ठता होगी। ऐसे ही कई दिन बीत गए और हमारी बच्चियां अब बड़ी होती गई। सुहानी और मीना दोनों 18 साल की हो चुकी थी। ठाकुर ने जो सजा के तौर पर तय हुआ था उसके बारे में मांग की थी, और वह मीना को देखने वहां आ गए थे। फिर वही हुआ जो मालकिन ने कहा था। वो लोग मीना को साथ में लेकर नहीं गए थे। उनको बदले में एक खूबसूरत लड़की चाहिए थी, काली कलूटी लड़की नहीं। और ना ही वो लोग एक फूटी कौड़ी भी लेकर गए। इस बात से मैं भी हैरान थी, लेकिन हम सभी को इस बात का जवाब 3 दिन बाद मिला था, जब मीना अपने कमरे में मृत पाई गई थी। वो लोग खून का बदला खून से ले चुके थे। बेटी बदसूरत थी तो क्या हुआ, बेटी तो थी। उस दिन मालकिन भी बहुत रोई थी। आखिर उसने ही तो मीना को पाला था, और मैं भी अपने इस दुख में रो रही थी कि मैं अपनी बेटी को कभी ठीक से गले भी न लगा पाई थी।
कुछ दिन और बीत गए थे कि और एक भूचाल आया था। सुहानी ने मुझे और राजेश को राजीव के साथ शादी करने के बारे में कहा था। इस पर हम दोनों ने तुरंत मना कर दिया था। आखिर हम दोनों उसकी शादी उसके सगे भाई से कैसे करवा सकते थे? ये तो बहुत बड़ा पाप था जो सुहानी हमें करने के लिए कह रही थी। हम दोनों बहुत परेशान थे कि इस समस्या से कैसे छुटकारा पाया जाए। अभी हम यही सोच विचार में थे कि सुहानी घर से भाग गई। हमारे सारे किए कराए पे पानी फिर गया था। इस बच्ची की ज़िंदगी बचाने के लिए हमने अपनी बेटी को खो दी और ये हमारा ही मुंह काला करके चली गई। आज जब वह अपने पति के साथ आई तो मैं ये कैसे देख सकती थी कि वो अपने भाई की बीवी है। दीदी मुझे सब कुछ बता चुकी थी और अब वो फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं हैरानी से सब सुन रही थी कि हमें कभी भी कुछ कैसे पता नहीं चला। दीदी के दर्द और उनके दुख को सोचकर मेरी आंखों से कई आंसू निकल पड़े और मैंने दीदी को गले लगा लिया। अगले दिन सुबह सुबह दीदी और जीजाजी हवेली पे जाने के लिए तैयार हुए। अब उन दोनों ने सोच लिया था कि वो अब कुछ भी छुपाएंगे नहीं और सुहानी को सारी हकीकत बता देंगे। आज मैं भी उनके साथ थी। जब हम हवेली पहुंचे तो सामने ही मालकिन नजर आ गई जो मालिक को चाय दे रही थी। आज दीदी का सिर झुका हुआ नहीं था। वो उन दोनों के सामने एक कुर्सी पर बैठी थी और उसने मालकिन से कहा कि उसने अपनी बेटी को तो बचा लिया लेकिन वो एक बहुत बड़ा पाप कर बैठी है। इस बात पर अचंभित होकर मालकिन ने दीदी को देखा था और पूछा था कि क्या हुआ राधा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? इस पर मेरी दीदी ने उन्हें बताया था कि सुहानी ने भागकर राजीव से शादी कर ली है। आखिर सगे भाई बहन कैसे शादी कर सकते हैं? ये कहते हुए दीदी की आंखों में आंसू आ गए थे। मालकिन ने ये बात सुनकर आवाज़ लगाई कि सुहानी और राजीव बाहर आ जाए और फिर मालकिन ने कहना शुरू कर दिया था और एक और हकीकत का राज खुला था। राजीव हमारा बेटा नहीं है। राजीव तो मेरे पति के दोस्त का बेटा है। उनकी और उनके बीबी की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। तब मैंने और रमेश साहब ने राजीव को पाला था। ये हमारा सगा बेटा नहीं है और हम उनकी शादी के बारे में भी जानते हैं। मालकिन के इस राज को खोलने पर मेरी दीदी का रंग फीका पड़ गया था। उन्हें बाकी की सच्चाई तो बताई भी नहीं गई थी। सारी मुश्किलें इन बेचारे गरीब लोगों को ही अपने जीवन में झेलनी पड़ती है। मालकिन ने आज फिर मेरी दीदी के पैरों को छुआ था लेकिन आज मेरी दीदी वहां से उठकर आई थी और मैं रास्ते भर यही सोच रही थी कि क्या सारे बलिदान गरीबों के लिए ही लिखे गए हैं। मेरी दीदी ने अपने जीवन भर अपमान भी देखा था और अपनी बेटी को भी खो दिया था। क्या गरीबों का खुशियों पर कोई अधिकार नहीं होता? अगर ये स्टोरी पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।